नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 जुलाई 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, द इंग्लिश एडिशन ऑफ दिस वीडियो along with its PDF with full description in English is available on MPN Academy app. The course name is 68th BPSC Current Affairs course in English. पहला प्रश्न है, DRDO ने 1 जुलाई 2022 को किस राज्य से ऑटोनोमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की प्रथम सफल उड़ान संचालित की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। यह उड़ान कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में की गई है। इसके साथ ही भारत ने गुप्त मानव रहित कॉम्पैक्ट एरियल व्हीकल्स का सफल परीक्षण कर यह उपलब्धि हासिल कर ली है। इसे स्टील्थ विंग फ्लाइट टेस्ट बेड, शॉर्ट में कहें तो स्विफ्ट भी कहा जाता है। यह कार्यक्रम भारत की 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट विकसित करने से संबंधित है। यह विमान एक छोटे टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित है। आंध्र प्रदेश के भीमावरम में जाने माने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की कौन सी जयंती समारोह का उद्घाटन हाल ही में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 125वीं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के वर्ष भर चलने वाले 125वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण किया। इनका जन्म 4 जुलाई 1897 को हुआ था। इन्होंने जनजातीय समुदाय के हितों की रक्षा के लिए पूर्वी घाट क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया था। वर्ष 1922 का रंपा विद्रोह, इसका नेतृत्व इन्हीं के द्वारा किया गया था। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में पहला स्थान हासिल हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल। राज्य को GSER में वैश्विक रैंकिंग में देखेंगे तो चौथा स्थान मिला है, एशिया में नंबर 1। इसे स्टार्टअप जीनोम और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है। केरल ने स्टार्टअप पावर हाउस बनने के लिए 2006 में केरल स्टार्टअप मिशन की स्थापना की थी। 2022 में प्रकाशित पहले GSER में केरल को एशिया में 5वां और दुनिया में 20वां स्थान मिला था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के संचालन में मदद करने के लिए किनके नेतृत्व में 12 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रंजीत बजाज। उद्यमी रंजीत बजाज, जिसके पास 2022 में राउंड ग्लास को बेचे जाने से पहले आई लीग क्लब मिनर्वा पंजाब का स्वामित्व था, सलाहकार समिति और अखंडता मामलों के अध्यक्ष होंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय पर चुनाव नहीं कराने के लिए प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व वाले पदाधिकारियों को हटाने के बाद COA ने पिछले महीने AIFF का कार्यभार संभाला था। पटेल ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF प्रमुख के रूप में अपने 12 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था। किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रूस। भारतीय परमाणु ऊर्जा ऑपरेटर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL कुडनकुलम में अपने 2 चल रहे रिएक्टरों में रूस के एकीकृत परमाणु ऊर्जा प्रमुख रोसाटॉम द्वारा आपूर्ति किए गए नए सेंसर स्थापित करेगा। रोसाटॉम के अनुसार कुडनकुलम में 4 बिजली इकाइयों के लिए थर्मोकपल की आपूर्ति के लिए NPCIL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रूस ने ऊर्जा संयंत्र में 6ठे रिएक्टर का निर्माण शुरू कर दिया है। 6 दिसंबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद यह शुरुआत हुई है। जो छात्र इस YouTube चैनल पर जारी सभी करंट अफेयर्स वीडियोस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आपको एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स PDFs की आवश्यकता क्यों है। एमपीएन एकेडमी PDFs ही क्यों? दोस्तों, हमने करके दिखाया है। पिछले 3 वर्षों में 4 महत्वपूर्ण एग्जाम्स हुए हैं और उसमें एमपीएन एकेडमी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। 66वीं BPSC प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 2020 में 27 दिसंबर को, जिसमें से 41 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स सेक्शन से। 36 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी PDF से।
परफॉर्मेंस कितना रहा? 87.80%। 2021 में बीपीएससी द्वारा कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया था, तो हमने सेकेंड बेस्ट एग्जाम को लिया है बिहार एसआई प्रीलिम्स एग्जाम 2021। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 36 करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 31 टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा 86.11%। यह एग्जाम 26 दिसंबर को हुआ था। 2022 में 2 परीक्षा हुई है। एक परीक्षा तो रद्द हो गई है, कैंसिल हो गई है पेपर लीक के कारण से। 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा 2022 8 मई को यह एग्जाम हुआ था, जिसमें से 30 प्रश्न करंट अफेयर्स सेक्शन से पूछे गए थे। 26 टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 86.77%। अभी रिसेंटली बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई है 15 मई को, जिसमें 35 करंट अफेयर सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। 30 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। तो आपने देखा कि किस प्रकार से पिछले 4 परीक्षा में 85% से ज़्यादा प्रश्न एमपीएन अकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से टैली हुआ है। दोस्तों, इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स क्वेश्चन और एमपीएन अकेडमी में कहां से टैली हुआ है पूरे प्रमाण के साथ वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे एमपीएन अकेडमी और इस प्रकार से ये लोगो दिखेगा, वहां पर आप ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों, यदि आप 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का री एग्जाम देने वाले हैं या 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इससे आपको करंट अफेयर्स सेक्शन में रिसेंट ईयर्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैटर्न का पता चलेगा। साथ ही साथ एमपीएन अकेडमी पीडीएफ को कैसे इस्तेमाल आपको करना है ये भी पता चलेगा। आइए अब चर्चा करते हैं कि इन पीडीएफ कोर्स में किस प्रकार की सामग्री मिलेगी आपको। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी और 68वीं बीपीएससी दोनों का कोर्स उपलब्ध है करंट अफेयर्स का। इन करंट अफेयर्स के साल भर के कंटेंट को रिवाइज करने में आपको केवल 18 घंटे का समय लगेगा। कैसे? देखिए, 3 प्रकार के कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज फॉर्मेट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, इसमें आपको 50 पीडीएफ मिलेगा साल भर में। 1 महीने में 4 पीडीएफ मिलती है, तो 12 महीने का 48 पीडीएफ हो गया। एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट, कुल मिला के 50 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में आप इन वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। सेकेंड नंबर पे है मासिक करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स में। ये आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मिलेगा। 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग आधा घंटा का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में आप इसे भी समाप्त कर देंगे। थर्ड नंबर का कंटेंट है वो है बिहार मंथली करंट अफेयर्स, बिहार मासिक करंट अफेयर्स। इसमें एमसीक्यूज भी मिलेगी और शॉर्ट नोट्स भी मिलेगी। इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने के 12 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर लेंगे। तो कुल 18 घंटे में आप एक साल भर के कंटेंट को रिवाइज कर लेंगे। ध्यान में रखिएगा कि 67वीं बीपीएससी का जो एग्जाम है वो काफ़ी डिले हो गया है। इसे आपको नवंबर 2020 से स्टडी करना है और एग्जाम डेट से जस्ट 1 महीने पहले तक। तो लगभग 1.5 साल का कंटेंट आपको स्टडी करना है इसमें, तो लगभग आपको 25 घंटे का समय लगेगा, एक बार आप रिवाइज कर पाएंगे। यदि एग्जाम से पहले 5 से 6 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका परफॉर्मेंस आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ जाएगा। 68वीं बीपीएससी के लिए कंटेंट जनवरी 2022 से दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको ये पीडीएफ मिलेगा कैसे? आपको एमपीएन अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप एमपीएन अकेडमी सर्च कीजिए, वहां पर आपको ये लोगो दिख जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सबसे नीचे देखेंगे तो स्टोर सेक्शन मिलेगा आपको ऐप पर, वहां पर क्लिक कीजिए और 67वीं या 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स सेलेक्ट कीजिए। जैसे उसे सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। शुल्क का भुगतान करें और सभी पीडीएफ आपको कंटेंट सेक्शन में वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 6 महीने। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया है। सरकार ने नई व्यवस्था की सुविधा के लिए कोविन सिस्टम में इसी तरह के बदलाव किए हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर दूसरी खुराक देने की तिथि से 6 महीने पूरे होने के बाद 60 साल से अधिक आयु के स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन पद्मा का उद्घाटन किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रक्षा मंत्रालय।
पद्मा भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल है। यह मॉड्यूल रक्षा लेखा विभाग के तत्वावधान में विकसित किया गया है और वेतन लेखा कार्यालय तटरक्षक नोएडा द्वारा संचालित किया जाएगा। पद्मा के लॉन्च से डिजिटल इंडिया विजन की अवधारणा को मजबूती मिलेगी। साथ ही यह एक आत्मनिर्भर भारत पहल है, क्योंकि पूरे मॉड्यूल को डोमेन विशेषज्ञों द्वारा सहायता प्राप्त भारतीय उद्यमियों ने डिजाइन और विकसित किया है। किस राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप शुरू किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल। मेडिसेप यानी फुल फॉर्म इसका है मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर स्टेट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। यह कार्यक्रम केरल सरकार द्वारा 1 जुलाई को शुरू किया गया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों और उनके योग्य परिवारों के सदस्यों के लिए यह एक चिकित्सा बीमा कार्यक्रम है। यह कैशलेस चिकित्सा उपचार और 3 लाख प्रति वर्ष रुपये तक का पूर्ण कवरेज प्रदान करेगा। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून यानी NFSA को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान NFSA के लिए राज्यों का रैंकिंग इंडेक्स 2022 जारी किया। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा 0.836 के स्कोर के साथ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में पहले नंबर पर रहा। उत्तर प्रदेश दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। यह ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम में पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। इस सोलर प्लांट की क्षमता 100 मेगावाट है। यह परियोजना जलाशय के 500 एकड़ में फैली हुई है। इस परियोजना को 49 ब्लॉकों में बांटा गया है। ये है ब्लॉक। प्रत्येक ब्लॉक में 2.5 मेगावाट की क्षमता है और प्रत्येक ब्लॉक को एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म और 11,200 सौर मॉड्यूल का मैट्रिक्स शामिल है। किस भाषा के अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ हाल ही में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, असमिया। 6 जुलाई को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती यानी 50वीं सालगिरह समारोह का शुभारंभ किया। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा अग्रदूत के स्वर्ण जयंती समारोह समिति के मुख्य संरक्षक हैं। अग्रदूत की शुरुआत असमिया पाक्षिक के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना असम के वरिष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका ने की थी। 1995 में इसका नियमित दैनिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशन शुरू हुआ। फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस। इन्होंने राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते का स्थान लिया। दुतेर्ते की पुत्री सारा दुतेर्ते ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। फिलीपींस के संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ध्यान में रखिएगा। 64 वर्षीय मार्कोस को देश में महामारी, अत्यधिक महंगाई और बढ़ते कर्ज के बोझ जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भारत और फिलीपींस दोनों देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 1949 में औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। किस पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शिवसेना। 29 जून को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 30 जून को एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। निम्न में से किस संगठन द्वारा ऑपरेशन नार्कोस का आयोजन हाल ही में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी रेलवे सुरक्षा बल। इन्होंने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। नशीले पदार्थ तथा मन प्रभावी पदार्थ यानी NDPS के खतरे पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए ऑपरेशन नार्कोस नामक कोड के साथ रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ 1 महीने का अखिल भारतीय अभियान जून 2022 में प्रारंभ किया गया था। तो ये जो RPF है इसका टैगलाइन क्या है? यह है यशो लभस्व। किस देश में पहली बार घातक वारोवा प्लेग फैलने के बाद 60 लाख से अधिक मधुमक्खियों को मार दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। मधुमक्खियों के लिए सबसे बड़ा खतरा माने जाने वाला यह पैरासाइट इनका खून चूसता है, इन्हें अपंग बनाता है और ये उड़ नहीं पाती है। ऑस्ट्रेलिया के करोड़ों डॉलर के शहद उद्योग को बचाने के लिए इन्हें मारा गया है। इसके पीछे वेरोवा माइट नाम का परजीवी है यानी पैरासाइट है। यह परजीवी देश के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में फैल गया है।
मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिनी शेट्टी। कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने 30 फाइनलिस्ट को मात देकर यह खिताब जीता है। राजस्थान की रूबल शेखावत फर्स्ट रनर अप रही हैं तथा उत्तर प्रदेश की शिनाटा चौहान को सेकंड रनर अप घोषित कर दिया गया है। इस बार जजों के पैनल पर मलाइका अरोड़ा, नेहा धूपिया, डीनो मोडिया, राहुल खन्ना, रोहित गांधी एवं शामक डावर शामिल रहे। इस बार का मिस इंडिया फिनाले मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। मिस इंडिया 2021 कौन थी? मानसा, वाराणसी। जियो प्लेटफॉर्म की सब्सिडरी कंपनी जियो इन्फोकॉम के नए मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पंकज मोहन पवार। ध्यान में रखिएगा, ये मैनेजिंग डायरेक्टर पूछा जा रहा है, चेयरमैन नहीं पूछा जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने जियो इन्फोकॉम के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। तो जो मुकेश अंबानी थे वो थे CMD, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। अब बोर्ड ने 27 जून को बैठक की जिसमें इसे 2 भाग में स्प्लिट कर दिया गया है। चेयरमैन बनाया गया है मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी को, जबकि मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है पंकज मोहन पवार को। जियो के 4G इकोसिस्टम को खड़ा करने का मुख्य श्रेय आकाश अंबानी को ही जाता है। रिलायंस जियो वर्तमान में देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। इन्होंने एयरटेल को पीछे कर दिया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रतिमा का अनावरण किया। स्वामी रामानुजाचार्य वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। इन्होंने समूचे भारत की यात्रा की और समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर बल दिया। इनकी शिक्षाओं ने भक्ति आंदोलन के संतों को प्रेरित किया और इन्हीं के शिष्य रामानंद ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। रामानुज ने समाज में जाति या स्थिति से पड़े सभी के लिए मंदिरों के दरवाजे खोलने हेतु प्रोत्साहित किया और यह उस समय एक अनोखी बात थी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टी राजा कुमार। सिंगापुर के टी राजा कुमार को डॉक्टर मार्कस प्लेयर की जगह नियुक्त किया गया है। यह अगले 2 साल के लिए अपनी सेवा का निर्वहन करेंगे। FATF की स्थापना, ध्यान में रखिएगा, 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने तथा नीतियों को विकसित करने के लिए G7 की एक पहल के रूप में की गई थी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को फ्रेंच में गाफी के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2001 में आतंकवाद के वित्त पोषण को शामिल करके इसके जनादेश का विस्तार किया गया था। किस राज्य में महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महिलाओं को राज्य सरकार की बसों में टिकट की कीमतों में 50% की छूट देने की घोषणा की है। टिकट में महिलाओं को रियायत देने के अलावा सरकार ने HRTC यानी हिमाचल सड़क परिवहन निगम बसों में न्यूनतम किराए को 7 रुपये से घटाकर 5 रुपये कर दिया है। इसके अलावा HRTC की राइड विथ प्राइड टैक्सियों में महिला चालकों के 25 पद भरे जाएंगे। HRTC में मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन आदि के 265 पदों पर भी भर्ती की जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक HRTC बसों में प्रतिदिन 1.25 लाख महिलाएं यात्रा करती हैं। किस देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इटली। इटली में पिछले 70 सालों में यह सबसे भीषण सूखे की स्थिति है। पानी की कमी से निपटने के लिए देश के 5 क्षेत्रों एमिलिया रोमाग्ना, फ्रियूली वेनेजिया ग्यूलिया, लोम्बार्डी, पेडमोंट और वेनेटो को करीब $4 करोड़ की राशि दी जाएगी। सूखे से इटली की 30% कृषि उपज प्रभावित हो सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी के रणनीतिकार माने जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हाल ही में हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सतिंदर लांबा। पेशावर में जन्मे लांबा का 81 साल की उम्र में नई दिल्ली में निधन हो गया। यह वर्ष 1992 से 1995 तक पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त थे। इन्होंने भारत में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2005 से लेकर 2014 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच पर्दे के पीछे से चली अहम कूटनीतिक संवाद का नेतृत्व किया था और यही कारण है कि इनके निधन पर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी और पाकिस्तान के पूर्व राजनयिकों ने भी शोक जताया है। मानव रहित हवाई वाहन विकसित करने के लिए किस संस्थान में
अत्याधुनिक ऑटोनोमस नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, IIT हैदराबाद। भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन 4 जुलाई को IIT हैदराबाद परिसर में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 130 करोड़ रुपए के बजट में विकसित तिहान, जिसका फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन, एक बहुविषयक पहल है जो भारत को भविष्य और अगली पीढ़ी की स्मार्ट ऑटोमोशन में मदद करेगा। स्वीडन में आयोजित स्टॉकहोम डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान। ग्रेनेडियन एंडरसन पीटर्स ने 90.31 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। नीरज चोपड़ा ने इस लीग में पहले प्रयास में 89.94 मीटर दूर भाला फेंका और सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया, यानी कि दूसरा स्थान हासिल किया। इन्होंने इस तरह अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो 14 जून को ही हाल ही में बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस एथलीट को हाल ही में राज्यसभा के लिए नामित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, PT उषा। दक्षिण भारतीय राज्यों से PT उषा के साथी संगीतकार इलैयाराजा, सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र हेगड़े और स्क्रीन राइटर V विजेंद्र प्रसाद को भी राज्यसभा के लिए नामित यानी नॉमिनेट किया गया है। 1984 ओलंपिक खेलों में PT उषा ने चौथा स्थान हासिल किया था। इन्होंने 1986 के सियोल एशियाई खेलों में 4 गोल्ड मेडल जीते थे। 400 मीटर की बाधा दौड़, 400 मीटर की रेस, 200 मीटर और 4 गुना 400 की रेस, और 100 मीटर की रेस में सेकेंड नंबर पर रही थी। इन्हें 1983 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था और 1985 में देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और यह राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुई है। डिजिटल इंडिया वीक 2022 का आयोजन कब किया गया? डेट बतानी है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 4 से 9 जुलाई 2022। PM नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 कार्यक्रम का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया। भारत को एक ज्ञान अर्थव्यवस्था और डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने की दृष्टि से सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ, ध्यान में रखिएगा, 1 जुलाई 2015 को किया गया था। 7 वर्ष हो गए हैं। डिजिटल इंडिया वीक 2022 का विषय क्या था? कैटेलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड, यानी हिंदी में कहें तो नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। परीक्षा संगम पोर्टल निम्न में से किस संस्था द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, CBSE। यह पोर्टल स्कूल, क्षेत्रीय कार्यालयों और CBSE के मुख्यालय द्वारा छात्रों के लिए जारी की जाने वाली सभी प्रकार की सूचनाएं इस पोर्टल में एक साथ उपलब्ध होंगी। यह पोर्टल छात्रों को 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड के परिणामों की आसानी से जांच करने में मदद करेगा। यह CBSE बोर्ड परीक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए वन स्टॉप पोर्टल है। परीक्षा संगम पोर्टल को 3 अनुभागों में वर्गीकृत किया गया है: स्कूल गंगा अनुभाग, क्षेत्रीय कार्यालय यमुना और प्रधान कार्यालय सरस्वती। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक के इस्तीफे के बाद किसे वित्त मंत्री बनाया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नदीम जहावी। इससे पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की लीडरशिप का हवाला देते हुए वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने 5 जुलाई को अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। ऋषि सुनक ने चिट्ठी लिखकर बोरिस जॉनसन सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। ध्यान में रखिएगा, ब्रिटेन में इस समय कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में है, तो ये इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके इस्तीफे के बाद ही बोरिस जॉनसन पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ा था। ये 2015 में पहली बार यॉर्कशायर के रिचमंड से सांसद बने थे और जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री थे और ब्रेक्जिट के समर्थक थे। बतौर कप्तान T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ साउथहैम्पटन में जारी T20 मुकाबले के दौरान 14 गेंदों में 24 रन बनाकर विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये MS धोनी और विराट कोहली के बाद 1000 रन बनाने वाले तीसरे भारतीय कप्तान हैं। रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान 29वीं पारी में 1000 रन बनाए हैं, जबकि विराट ने यही मुकाम 30वीं पारी में हासिल किया था, तो एक पारी का अंतर है। बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो T20 में सबसे तेज 1000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड पाकिस्तान के बाबर आजम के नाम है, जिन्होंने मात्र 26 पारी में 1000 रन पूरे किए हैं। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF और इस वीडियो लेक्चर का इंग्लिश एडिशन, साथ में इंग्लिश में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF आपको एमपीएन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सारे
आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C-53 की मदद से किस देश के 3 उपग्रहों DSEO, न्यूसार और स्कूप-1 को कक्षा में स्थापित किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। PSLV C-53 अंतरिक्ष एजेंसी की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL द्वारा समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। यह इसरो के PSLV का 55वां मिशन था। NSIL भारत सरकार का एक मुख्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह इसरो की वाणिज्यिक शाखा के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, ध्यान में रखिएगा। और NSIL की स्थापना कब हुई थी? 2019 ईस्वी में। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट फैक्ट टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।